कमेंट करें, आपके प्रश्नों का जल्दी से जल्दी जवाब दिया जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पांचवा प्रश्न है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। इस पांचवें प्रश्न में आपको चित्र बनाना था। कौन सा चित्र, वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। ये वाला चित्र है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। इसमें क्या करना था, एक बैटरी बनानी है, एक बल्ब बनाना है और एक स्विच बनाना है। इसमें क्लिप के दो भाग है, ए और बी। उसमें जांच के लिए धातु का टुकड़ा रखना है। सिंपल चित्र था ये 2 नंबर का। ये चित्र आपको बनाना था। धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक। आगे के प्रश्न की बात करते हैं। जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों हो जाता है, कारण लिखिए। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ये लिखना था जो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखें। प्रश्न है कि प्रश्न तो मैंने आपको बता दिया, इसका उत्तर है कपड़ों पर लगने वाला अधिकांश मैल होता है वो तेलीय होता है, और जो तेल है वो पानी में अघुलनशील होता है। और जो साबुन के अणु होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है आयनिक भाग, जो कि बाहर की ओर होता है, और ये भाग जलरागी होता है और जल में घुल जाता है। और दूसरा भाग होता है हाइड्रोकार्बन भाग, और हाइड्रोकार्बन भाग है वो अंदर की ओर होता है और ये जल विरागी होता है। यह भाग तेल में घुल जाता है। इस प्रकार साबुन के अणु मैल को चारों ओर से घेर लेता है। इसमें हाइड्रोकार्बन भाग तो तेल की ओर अंदर तथा आयनिक भाग पानी की ओर बाहर होता है। इस प्रकार बनी संरचना मिसेल कहलाती है। इस प्रकार साबुन का अणु मैल को चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है। इससे पानी में इमल्सन बनता है, और इस प्रकार कपड़ों को हम जब ये पानी के अंदर डुबोकर हम बाहर निकालते हैं तो ये कपड़े हैं वो साफ हो जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। सबसे सरल सवाल था। मैंने आपको 5 इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताई थी, उसमें से ये एक आ गई। एथेन, एथीन, एथाइन, मेथेन और एक अपने एथेनोइक अम्ल। इन चारों में से आपके एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आ गई। इसको कैसे बनाना था मैं आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ। आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो आपके सामने है ये बनानी थी। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए एकदम सिंपल तरीका है कि सबसे पहले आपको एथीन का सूत्र आना चाहिए। सबसे पहले एथीन नाम है, एथीन में पहले आता है एथ। कार्बन की संख्या जब 2 होती है तब उसे कहते हैं एथ। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी दिख रही है आपको, 2। और एथ इन यानी पीछे क्या आया है, इन, यानी एल्कीन का सूत्र लगेगा CnH2n। तो एथीन का सूत्र बनेगा C2H4। और एथीन अणु में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध होता है, और प्रत्येक कार्बन, ध्यान देना, और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं इसमें, 4। तो प्रत्येक कार्बन है वो 4 से जुड़ता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इस साइड जोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन इस साइड जोड़ दिए, तो ये बन गया एथीन का संरचना सूत्र। जो पहले लिखा है वो तो है अणु सूत्र, जो दूसरे नंबर पे लिखा है वो है संरचना सूत्र। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे 2 कार्बन आपको दिख रहे हैं तो 2 गोले बना दिए, बीच में लिख दिया, इनके दोनों के बीच में लिख दिया C और C यानी कार्बन। फिर एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं
तो हमने दो साइड, इस साइड भी दो गोले बना दिए, इस साइड भी दो गोले बना दिए। ये गोले किसके हैं? हाइड्रोजन के, तो हमने लिख दिया H। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। मैं हमेशा इसका एक ट्रिक बताता हूँ, अ से हिसाब, अ से हाइड्रोजन, यानी सबसे पहले हाइड्रोजन का हिसाब करना है। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया इसमें, इसने भी हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, यानी जितने भी हाइड्रोजन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं साझेदारी करने के लिए। अब कार्बन की तरफ से एक लाइन है तो कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो मैंने क्रॉस क्रॉस से बताया दोनों तरफ कि दोनों तरफ कार्बन ने हाइड्रोजन की तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ध्यान देना, कार्बन और कार्बन के बीच में कितनी लाइन है? 2। तो ये वाला कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यदि आपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार बनाई है तो आपके 100% राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधन की 2 विधियों को समझाइए। वैसे गर्भ निरोधन की 3 विधियां हैं और तीनों विधियां मैं आपको समझा रहा हूं। तीनों में से कोई भी एक लिखा है, आप कोई भी इसमें 2 लिखे हैं, तीनों में से कोई भी आपने 2 उत्तर लिखे हैं तो राइट है। पहला है गर्भ निरोधन की विधि है यांत्रिक अवरोध। इसमें क्या किया जाता है? इस तरीके में शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। इसके लिए शिश्न को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने के लिए युक्तियों का उपयोग करते हैं। इसके लिए कॉपर टी अथवा लूप को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, लेकिन गर्भाशय के उत्तेजन से कुछ विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। दूसरा है गर्भ निरोधक गोलियां। ये दवाएं सामान्यत रूप से गोलियों के रूप में ली जाती है और ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती है। इससे अंड का मोचन नहीं होता है और निषेचन भी नहीं होता है। ये गोलियां हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती हैं और इसके कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। और लास्ट तरीका है शल्य क्रिया। इसमें क्या करते हैं? पुरुषों की शुक्र वाहिनियों को बंद करते हैं जिससे शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाता है और स्त्रियों की अंड वाहिनी को अवरुद्ध करते हैं जिससे अंड है वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाता। ये तकनीक भविष्य के लिए सुरक्षित है, लेकिन इसमें शल्य क्रिया के समय यदि डॉक्टर कोई असावधानी करे तो फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको गर्भ निरोधन की 3 विधियां हैं, यांत्रिक अवरोध, गर्भ निरोधक गोलियां और शल्य क्रिया। इन तीनों में से कोई भी 2 लिखना था। अगला प्रश्न बिल्कुल सरल प्रश्न पूछा है कि शुद्ध लंबे कैपिटल टी व शुद्ध बौने स्मॉल टी पौधों में F2 पीढ़ी तक के लक्षणों की वंशागति को दर्शाने वाला रेखा चित्र बनाइए। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इस तरह से रेखा चित्र बनाना था। बड़े ध्यान से देखिए वीडियो को। सबसे पहले मेंडल ने 2 पौधे लिए, एक शुद्ध लंबा पौधा, एक शुद्ध बौना पौधा। शुद्ध लंबे पौधे को लिखते हैं कैपिटल टी और शुद्ध बौने पौधे को लिखते हैं स्मॉल टी। इन दोनों के बीच में करवाया क्रॉस यानी संकरण। जो ऊपर वाले पौधे हैं वो जनक पौधे हैं और जनक पौधों से क्या बनते हैं? युग्मक। दोनों कैपिटल टी में से एक कैपिटल टी आया, दोनों स्मॉल टी में से एक स्मॉल टी आया। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों जुड़े तो F1 पीढ़ी बनी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी इसमें अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब F1 पीढ़ी में क्या करवाया? स्वपरागण। स्वपरागण करने के लिए आपको ध्यान देना, जो F1 पीढ़ी में जो पौधे आए हैं उनके युग्मक बनाने, एक तरफ कैपिटल टी दूसरी तरफ स्मॉल टी। यहाँ पर जो ऊपर निशान बनाया हुआ है, गोले के ऊपर तीर का निशान है, वो तो है नर, और जो नीचे प्लस लिखा हुआ है गोले के नीचे वो है मादा। तो यहाँ पर 2 युग्मक बने, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ध्यान देना, इस दोनों कैपिटल टी का गुणा हुआ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का गुणा हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी।
वापस यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी का गुणा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दोनों स्मॉल टी का लास्ट में गुणा होता है स्मॉल टी। इसमें मेंडल को 3 पौधे तो लंबे प्राप्त हुए और एक पौधा बौना प्राप्त हुआ। तो F2 पीढ़ी का लक्षण अनुपात है लंबे पौधे अनुपात बौने पौधे 3:1, यानी 3 पौधे तो प्राप्त हुए लंबे और 1 पौधे प्राप्त हुए बौने। ये प्रश्न आपके रिक्त स्थान में भी आया था कि मेंडल को बौने पौधे कितने मिले, तो सिर्फ लिखना था 1, और प्रतिशत पूछे तो 25%। अब F2 पीढ़ी का जीनी अनुपात कैपिटल टी अनुपात कैपिटल टी अनुपात स्मॉल टी। कैपिटल टी वाले पौधे 1 प्राप्त हुआ तो मैंने लिखा 1, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधे 2 प्राप्त हुए तो मैंने लिखा 2, और बौने पौधे स्मॉल टी सिर्फ 1 प्राप्त हुआ तो मैंने लिखा 1। यानी लक्षण अनुपात तो 3:1 और जीनी अनुपात है 1:2:1। आपको इस तरह से ये लिखकर समझाना था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया था सबसे सरल प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न था। एक 10 ओम प्रतिरोधक में 3 एम्पियर धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी प्रश्न में ऊष्मा ज्ञात करनी हो तो जूल के तापन नियम का सूत्र लगेगा, और जूल के तापन नियम का सूत्र होता है H = I²R/T। ये गणित वाला प्रश्न है, तो सबसे पहले लिखना है हल, फिर लिखना है दिया गया है। 10 ओम ये क्या है, प्रतिरोध, तो मैंने लिखा प्रतिरोध R = 10 ओम, विद्युत धारा I = 3 एम्पियर और समय T = 2 सेकेंड। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इसमें समय को सेकंड में लेते हैं, स से समय, स से सेकंड, यानी समय मिनट में दिया हो तो उसे सेकंड में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर समय सिर्फ सेकंड में दिया हुआ है। और क्या ज्ञात करनी है, ऊष्मा H ज्ञात करनी है। तो इसमें जूल के तापन नियम का सूत्र लगेगा, वो है H = I²RT। I का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर गुणा R का मान कितना है 10 गुणा T का मान कितना है 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 गुणा 10 गुणा 2, 9 और 10 का गुणा 90, और 90 और 2 का गुणा 180 जूल। ऊष्मा का मात्रक आपको पीछे क्या लिखना था, जूल। ये 2 नंबर का सबसे सरल सवाल है, मैंने इसको हल करके बताया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम, 11वां प्रश्न। यह है आपके सामने 11वां प्रश्न, जो ओम के नियम के सवाल से, ये ओम के नियम से ये सवाल आया था। 11वां प्रश्न है, निम्न परिपथ चित्र में बिंदु A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मैंने आपको कहा था कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। पहले प्रकार के प्रश्न जिसमें सिर्फ श्रेणी क्रम दिया होगा, दूसरा सिर्फ समांतर क्रम दिया हुआ होगा, और तीसरा जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों मिक्स दिए हुए आएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों क्या है, मिक्स है। इस प्रश्न को मैंने हल किया है, बड़े ध्यान से देखें। आपको लिखना है हल, दिए गए परिपथ में 3 ओम और 3 ओम के 2 प्रतिरोध। ध्यान देना, यहाँ पर A और B के बीच में ये ज्ञात करने को कह रहा है, तो यहाँ पर हमने बिंदु मान लिया C व B के मध्य श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध होगा R1 = 3 + 3 यानी 6 ओम। तो यहाँ पर जो C और B के बीच में आपको दिख रहे 3 ओम और 3 ओम प्रतिरोध है, वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनको हमने जोड़ लिया, 3 और 3 कितने हो गए, 6 ओम। अब बिंदु, तो ऊपर भी 6 ओम हो गया, नीचे भी कितना ओम हो गया, 6 ओम। अब बिंदु C व B के मध्य
6 ओम प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब ध्यान देना, ऊपर वाले को हमने मान लिया R1, नीचे वाले को मान लिया R2, तो मान हमने रखा 1/6 प्लस 1/6। 1/R डैश बराबर बटे में तो 6, लसब कितना आया 6, फिर 6 का भाग 6 में एक बार तो 1 प्लस 6 का भाग 6 में एक बार तो प्लस 1, यानी 2/6। तो 1/R डैश बराबर क्या हो गया 2/6। तो इनका क्या कर दिया वज्र गुणा 2R डैश बराबर 6, तो R डैश बराबर कितना हो गया 3। R डैश बराबर क्या हो गया 3 ओम। अब बिंदु A व B के मध्य, ध्यान देना C और B के बीच में टोटल मान कितना आ गया 3 ओम। अब 3 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे R बराबर R डबल डैश प्लस R डैश, 3 प्लस 3 6 ओम, यानी आपका उत्तर ही दिया आया है 6 ओम। तो ये प्रश्न 100% राइट है। आगे बात करते हैं, ये चित्र मैंने आपको इम्पोर्टेंट कहा था कि परिनालिका में से एक सवाल आपके 100% आएगा। परिनालिका पर मेरे चैनल में एक वीडियो है, उस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। उसमें मैंने जितने प्रश्न बताए हैं उसमें से कम एक प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रश्न आपके परीक्षा में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। ये परिनालिका टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 12वें प्रश्न का उत्तर प्रश्न है, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। तो इसका चित्र है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो चित्र आपको बनाना था। ये चित्र आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। इसमें परिनालिका बनी हुई है, बैटरी बनी हुई है और कुंजी बनी हुई है। जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से निकलती हैं, S की ओर जाती हैं और बंद वक्र बनाती हैं। इन चित्रों में एक बात का ध्यान रखना है कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से निकलती हैं और S की ओर जाती है। आगे बात करते हैं 13वां प्रश्न, एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। 13वां प्रश्न भी चित्र है, ये वाला चित्र आपके आंखों के सामने, ध्यान से देखना। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं, ये चित्र आपको बनाना था। इसमें भी सेम बात, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से निकलती है, S की ओर जाती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ये चित्र आपको बनाना था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके 14वां प्रश्न, बड़े ध्यान से देखें इस वीडियो को। कचरा निपटान की समस्या को कम करने के कोई 2 तरीके समझाइए। तो ये सवाल आपके 2012 में भी पूछा था और 2024 में भी पूछा है। तो कचरा निपटान की समस्या को कम करने के मैं आपको 4 तरीके बता रहा हूँ। इसमें से कितने तरीके लिखने थे, 2। पहला है जैव निम्नीकरणीय व अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों को अलग अलग करके समाप्त करना। दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों का पुनः चक्रण के बाद पुनः उपयोग करना, जैसे प्लास्टिक, धातुएं आदि। तीसरा है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ, जैसे रसोई की बेकार सामग्री, खाना बनाने के बाद बची सामग्री, पत्तियों आदि को जमीन में गड्ढा खोदकर इन्हें दबाकर खाद तैयार किया जा सकता है। इससे पौधों को उच्च कोटि की खाद उपलब्ध हो सके। आगे बढ़ते हैं, चौथा है इसमें कचरे को आग से जलाकर नष्ट किया जा सकता है एवं बायोगैस का उत्पादन करके कचरा निपटान की समस्या को कम किया जा सकता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर था जो आपको लिखना था। 4 पॉइंट बताए, 4 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आपको लिखना था। अगला है आहार श्रृंखला के
विभिन्न पोषी स्तर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ध्यान देना, सबसे पहला आपको समझना है कि पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन भोजन को शाकाहारी जंतु खाते हैं और शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी जंतु खाते हैं। इस प्रकार भोजन के हिसाब से या आहार के अनुसार विभिन्न प्राणियों की श्रृंखला बन जाती है। इस श्रृंखला को कहते हैं खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला। और आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या स्टेप क्या कहलाता है? पोषी स्तर कहलाता है।